कि हमारा ग्रेविटेशन, इस चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक को मैंने ऑलरेडी नोट कर दिया है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन बोले या ग्रेविटेशनल फोर्स बोले, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ग्रेविटेशन क्या है? कोई भी अगर दो मास आपने लिया तो उन दोनों मास के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो, उन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है और उसी अट्रैक्शन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन। हाँ, इस फोर्स को आप फील नहीं कर सकते, क्योंकि फील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जनरली हम जो मास कंसिडर करते हैं या जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच हम मास फोर्स की बात करते हैं वो फोर्स बहुत ही कम हो जाता है। अभी देखेंगे वो फोर्स कितना कम होता है, इसी वजह से उसको हम फील भी नहीं कर पाते। क्लियर? आगे बढ़े। सेकेंड, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से ही हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में ग्रेविटेशन यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है दो मास के बीच। ओके, क्या कहता है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इस फोर्स के अकॉर्डिंग दो मास के बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होगा उन दोनों मास के यानी दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों के बीच कोई डिस्टेंस r उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बेसिकली यही है आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर एग्जांपल, ये आपका m1 और ये आपका m2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r कंसिडर कर लिया, तो फिर फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जी, ओके, जिसे आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलोगे, m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। बात कर लेते हैं यहाँ पे g की वैल्यू की, तो ये होता है 6.6710 टू द पावर -11। साथ ही यूनिट भूल जाते हैं हम कभी कभी, ठीक है? तो यूनिट को कैसे मेमोराइज करें? तो मैं नहीं चाहता कि यूनिट को मैं डायरेक्ट लिख करके आपको बताऊं, आप भी भूल सकते हो तो उससे याद ना रखें, आप इसे समझ लें तो ज़्यादा बेहतर है। कभी भूल भी गए तो गलती ना कर पाओ, ठीक है? तो कैसे? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ओके जी, मास का केजी और मास का केजी यानी केजी का स्क्वायर। ओके, आर है यानी डिस्टेंस का स्क्वायर, फाइनली मीटर का स्क्वायर। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हमें जी का चाहिए ना, तो मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई में और केजी स्क्वायर डिवाइड में। तो फाइनली आप इसे लिख सकते हो कि नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या फिर इसे ऐसे। क्लियर? तो इसकी वैल्यू जो हो जाती है 6.6710 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक बात को समझें, यहाँ जब मैंने लिखा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2, अगर इन दोनों में किसी भी एक मास को हाफ कर दो तो दोनों के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? हाफ। अगर दोनों मास को आपने डबल कर दिया डिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, क्योंकि हमने मास को डबल करा है। तो ये 2m1 हो जाएगा, ये भी 2m2 हो जाएगा, तो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब मान लो इस डिस्टेंस को, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हमने आधी कर दी, हाफ कर दी, तो देखो डिस्टेंस को कम करूँगा, ध्यान दो, डिस्टेंस को कम करूँगा तो फोर्स आपका इंक्रीज होगा, डिस्टेंस को कम करूँगा तो फोर्स आपका इंक्रीज होगा। तो सपोज दैट मैंने हाफ कर दिया, ठीक है, तो r/2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और वो 4 आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर if r becomes half, देन जो फोर्स होगा वो 4 टाइम हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 2-3 बातें इस पे बता देता हूं मैं। देखो, किसी भी प्लैनेट का सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा ड्यू टू ग्रेविटेशन, इसी फोर्स की वजह से वो अपने सर्कुलर पाथ में, इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड। ओके, या फिर उसमें अर्थ भी आपका आ जाएगा। वैसे ही मून का अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना,
ओके, तो ये इंपॉर्टेंस है। साथ ही आप ये भी बोल सकते हो कि अगर हमारा एग्जिस्टेंस अर्थ पे है तो वो भी ग्रेविटेशन की वजह से ही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? फ्री फॉल ऐसे समझ लो कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे फ्री छोड़ दो, फ्री छोड़ने का मतलब केवल तुम्हारा एग्जिस्टेंस है वहाँ पे, केवल और केवल तुम्हारा एग्जिस्टेंस हो। तो यहाँ पे फ्री फॉल की बात करें तो यहाँ पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जिस्टेंस होगा, यानी केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स हो, उस केस में हम फ्री फॉल बोलेंगे। कब बोलेंगे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मार्कर को मैंने छोड़ दिया, ठीक है ना, मैं लिव कर देता हूँ यहाँ से, और इसके आसपास कोई अदर फोर्स ना हो, मतलब इसको डिस्टर्ब करने वाला कोई अदर फोर्स ना हो, केवल अर्थ अपनी तरफ इसको पुल कर रही हो, अट्रैक्ट कर रही हो, तो ऐसे फोर्स, ऐसे केस को ही हम बोलते हैं फ्री फॉल। 100 बात की एक बात में आप ऐसे बोल सकते हो कि फ्री फॉल का केस तब होता है जब बॉडी पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हो। ओके, अब ग्रेविटेशनल फोर्स बोल करके मैं आपको फिर कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं बोल रहा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, केवल और केवल वहाँ पे ग्रेविटी काम कर रहा हूँ। ग्रेविटी क्या है? तो देखो, जैसे कि मैंने बताया ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में दो मास के बीच जो फोर्स होता है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स सिंपली आप बोल देते हो। बट अगर एक मास आपका ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा कोई अदर मास आपने ले लिया, ठीक है, यानी दो मास में कोई एक क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। तो फिर उस केस में जो फोर्स होगा उस फोर्स को हम बोलेंगे क्या? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है तो वो अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को ज़्यादा फोर्स के साथ पुल करती है। ओके, तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी उसी को बोलते हैं। तो यानी किसी भी बॉडी पे केवल और केवल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हो तो उस केस को हम बोलेंगे फ्री फॉल। ध्यान रहे, ये फ्री फॉल का केस केवल और केवल वैक्यूम में एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे एयर भी ना हो, जब भी ये अप्लाइड कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, लेकिन क्वेश्चन में अगर सिचुएशन ऑलरेडी दिया हो कि फ्री फॉल, तो डेफिनेटली आप वहाँ पे डायरेक्ट फ्री फॉल का केस लगा सकते हो। बट फ्री फॉल पॉसिबल नहीं होगा हर मीडियम में, जहाँ जब वैक्यूम हो तभी ये फ्री फॉल का केस पॉसिबल है। ओके, और तो फ्री फॉल में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है आपका? F इक्वल टू mg। अभी हम g की भी बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g, कैसे हम g की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो ध्यान देना है। देखो, जब मार्कर को हमने लिव कर दिया तो उस पर फोर्स इतना लग रहा है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। बट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें एक ये दूसरा फॉर्मूला ये भी मिला है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और ये आपका फ्री फॉल के केस में बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा। ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो फोर्स है वो दोनों केस में तो इक्वल ही होगा। एक्सप्रेशन बेशक तीनों का अलग अलग है, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने अर्थ को ही कंसिडर किया है और यहाँ पे भी हम दूसरा जो मास ले लेंगे m1 या m2 में किसी एक को क्या कर लूँगा? मैं अर्थ कंसिडर कर लूँगा। तो उस केस में फिर ये और ये फोर्स दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? तो फिर क्या करोगे? इन दोनों फोर्स को मैं इक्वल कर लूँ, चलो तो मैं इसको कर लेता हूँ m1, ठीक है। m1 क्या मतलब? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, m1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो m1 g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। m1 से m1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, फाइनली g इक्वल टू जी m2 अपॉन में आर स्क्वायर। मतलब अब g की वैल्यू चाहिए तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो, यहाँ पे सवाल ये चलेगा कि अगर अर्थ है तो सपोज मैं मुश्किल से अर्थ से इस मार्कर को 4 फीट के हाइट पे रखा हूँ, 4-5 फीट के हाइट पे, ठीक है, सपोज है, तो डिस्टेंस जो होना चाहिए वो मुश्किल से या 1 मीटर मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना, मुश्किल से 1 या 1.5 मीटर के आसपास है। तो फिर यहाँ पे डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 मीटर नहीं,
अगर कोई बॉडी स्फेरिकल है, कोई बॉडी स्फेरिकल है, साइज बड़ा है, तो उस केस में जो हम डिस्टेंस मेजर करेंगे उसके सेंटर से मेजर करेंगे। डिस्टेंस जो मेजर करेंगे कहाँ से मेजर करेंगे? सेंटर से। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो होता है आपका 6,4, ये वैल्यूज मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। वैसे अगर रफली हम इसे याद रखें तो 6,400 किलोमीटर होता है। क्लियर है? बट मैंने ऑलरेडी मीटर में वैल्यू लिख रखी है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दूंगा। रही बात मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू पुट कर दो, मास ऑफ अर्थ, ये वैल्यू 6 × 10⁻24 एंड जी की वैल्यू ऑलरेडी मैंने मेंशन कर रखा है 6.67। तो फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी अप्रॉक्सीमेट 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हम जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। सपोज दैट अगर हमें इस जी की वैल्यू को मून पे फाइंड करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा? इतनी तो बात मेरे को समझ में आ गई कि जो जी हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी प्लैनेट पे, तो जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ दैट प्लैनेट डिवाइडेड बाय उस प्लैनेट का रेडियस। ओके, फिर भी एक बात दिमाग में जरूर चलेगा और वो ये कि सर ये जैसे कि आपने मान लो एक प्लैनेट लिया, ठीक है, तो आप यहाँ से ये चीज़ तो कंसिडर कर रहे हो डिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कुछ हाइट पे होगा ना, तो इसके हाइट को क्यों नेग्लिजिबल कर रहे हो? ये कहाँ गया? तो सुनो, देखो अगर मैं बात करूँ ना ये 6400 किलोमीटर, अब खुद सोचो 6400 किलोमीटर, अगर आपने यहाँ पे 1 मीटर 2 मीटर ऐड भी कर दो तो इस 6400 किलोमीटर पे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बहुत ही माइनर फर्क होगा। फर्क होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो डिफरेंस बहुत ही कम होने वाला है। तो ध्यान रहे कि ये हमारा एजम्पशन होगा कि केवल और केवल आप उस स्फेरिकल बॉडी के रेडियस को ही कंसिडर कर लोगे डिस्टेंस की तरह। ओके, ग्राउंड से उसकी हाइट को मेजर नहीं किया जाता। हाँ, लेकिन ये आपके सिलेबस में ही है, बस आगे ये क्लास में पढ़ेंगे तो उसे मेंशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलग अलग केसेस बनेंगे, बट अभी आपके लिए बस ये ध्यान में रखना है कि उसके रेडियस को ही हम मेंशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखो हमने मोशन में 3 इक्वेशन पढ़े थे। एक इक्वेशन था v = u + at। इसको अब देखो कोई बॉडी फ्री फॉल के केस में है तो फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, तो v = u + gt। फिर हमने देखा था v² = e² + 2as। तो केवल क्या करना है, इस a को रिप्लेस कर देना है g से। वैसे ही s = ut + हाफ at², तो फिर यहाँ पे gt² हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर डाउनवर्ड है, मोशन डाउनवर्ड है, देन इस केस में g पॉजिटिव होगा। ओके, इस केस में g को आप पॉजिटिव लोगे, और अगर मोशन अपवर्ड हुआ तो g क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पे अगर मान लो बॉडी को, इस मार्कर को मैं ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूँ, तो उस केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और आपका यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। लेकिन बॉडी अगर डाउनवर्ड है तो फिर इस केस में g की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, मास एंड वेट। देखो मास और वेट को जनरली हम लोग बोल देते हैं कि अगर किसी का पूछना हो, मुझे मास पूछना, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, तुम्हारा वेट कितना है। एक्चुअल में हम मास की बात करते हैं, या जो हम वैल्यू देते हैं वो आपका मास है। बोलते हैं ना 70 kg 50 kg, एक्चुअल में मास है, बट बोलचाल की भाषा में हम उसे वेट ही बोल देते हैं। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना, मास और वेट दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं वेट, वो अपनी, कहते हैं ना कि बोलना कौन सा आसान है, तो वेट बोलते हैं बड़ा आसान है। मास थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो हम उस चीज़ को फॉलो कर लेते हैं कि जो बोलना आसान हो, जो कहना आसान हो थोड़ा। तो इसलिए ध्यान रखना कि मास और वेट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मास बोले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये, और वेट बोले
तो उस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे लगने वाला फोर्स है कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर मान लो मास m है तो वेट हो जाएगा आपका mg, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर अर्थ पे हैं तो g अर्थ वाला मेंशन करेंगे, और अगर मून पे हैं या किसी दूसरे प्लेनेट पे हैं या सैटेलाइट पे हैं तो वहाँ पे हम g की वैल्यू कंसिडर करेंगे वहाँ के हिसाब से, ठीक है ना। हर जगह ये g की वैल्यू फिक्स नहीं होने वाली, ये ध्यान रखना। ये जो कैपिटल G अभी हमने लिखा हुआ था ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये किसी भी प्लेनेट पे चेंज नहीं होने का है। मतलब पोजीशन के साथ ये चीज़ कैपिटल G चेंज नहीं होगी, बट स्मॉल g चेंज हो जाती हैं। क्लियर? ओके, वो आप कैलकुलेट करके देख भी सकते हो। जो मैंने इक्वेशन यहाँ पे बताया था आपको, यहाँ पे मास ऑफ मून और मास रेडियस ऑफ मून पुट कर देना, और वहाँ से जी की वैल्यू को जरूर कैलकुलेट कर ले आप लोग। ओके, नेक्स्ट थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर की हम बात करते हैं। तो थ्रस्ट क्या है? देखो, थ्रस्ट एक फोर्स है, लेकिन अगर फोर्स किसी बॉडी पे परपेंडिकुलरली लगे, परपेंडिकुलरली अप्लाइड हो, तो उस केस में हम बोलेंगे कि थ्रस्ट अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर? प्रेशर क्या है? थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स यानी थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। सपोज डेट मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाइड कर रहा हूँ, ठीक है, यानी फोर्स यानी थ्रस्ट परपेंडिकुलर फोर्स, ओके, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एरिया, ठीक है, कितने एरिया पे मैंने थ्रस्ट अप्लाइड करा, डिवाइडेड बाई, सॉरी, थ्रस्ट डिवाइडेड बाई इसका एरिया। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब क्या है? देखो, जब किसी बॉडी को आप किसी फ्लूइड में इमर्स करते हो, डुबोते हो, तो वो फ्लूइड उस पर अपवर्ड एक फोर्स लगाता है, अपवर्ड एक थ्रस्ट लगाता है, अपवर्ड एक थ्रस्ट अप्लाइड करता है। उसी थ्रस्ट को ही हम बोलते हैं बॉयंसी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, बात कर लेते हैं पहले। अब वो थ्रस्ट कितना होगा, वो फोर्स कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सपोज दैट ये मार्कर मैंने किसी फ्लूइड में डुबोया, ठीक है ना, इमर्स करा, तो क्या होगा? ये कुछ वॉल्यूम, ये उस फ्लूइड का कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा अपने वॉल्यूम के इक्वल। अगर इस मार्कर की टोटल वॉल्यूम जो भी हो, मैंने भी कंसिडर कर लिया, तो जब इसे किसी फ्लूइड में आप डुबोओगे, इमर्स करोगे, तो ये अपने वॉल्यूम के इतना ही डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, तो वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उससे हम मास कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि उस फ्लूइड की डेंसिटी गिवन होगी, या फिर मास ही गिवन हो, मल्टीप्लाइड बाई जी कर लेंगे, ठीक है, तो वो टोटल वेट हो जाएगा। और उसी वेट के इक्वल ये दूसरी बॉडी पे, मतलब जिस बॉडी को आपने इमर्स करा था, उस पर उतना ही अमाउंट का फोर्स अप्लाइड होगा, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स। क्लियर? रिपीट करता हूँ मैं इस चीज़ को दोबारा। देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को किसी फ्लूइड में, अब फ्लूइड वहाँ पे वाटर, मिल्क, ऑयल, कुछ भी हो सकता है, सिंक करते हैं, इमर्स करते हैं, तो फ्लूइड उस पर एक अपवर्ड थ्रस्ट देता है, और उस अपवर्ड थ्रस्ट को ही हम बोलते हैं क्या? बॉयंसी या बॉयंट फोर्स। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? तो फोर्स की जो वैल्यू होगी, डिस्प्लेस्ड किए गए फ्लूइड की वॉल्यूम, ओके, वहां से आप मास कंसिडर कर लोगे, मास फाइंड कर लोगे। तो मास कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो मास आपको मिल गया, और मल्टीप्लाइड बाय जी कर देंगे, तो फिर उसका वेट मिल जाएगा, और अपने ही वेट के बराबर उस बॉडी पे वो फोर्स अप्लाइड करेगा, ओके। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंसी फोर्स, बॉयंट फोर्स, ओके। नेक्स्ट है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई है, वही है आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किसी भी बॉडी को पार्शियली या फुल्ली इमर्स करते हैं किसी फ्लूइड में, तो वो वो फ्लूइड जो है उस बॉडी पे एक फोर्स अप्लाइड करता है, और वो जो फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड किए गए फ्लूइड के वेट के बराबर होता है। क्लियर? नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी।
रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी ऐसे समझो, किसी के रिस्पेक्ट में हम डेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो रिलेटिव डेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करोगे? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, तो इस तरह से आप रिलेटिव डेंसिटी को फाइंड आउट कर लेते हो।